ओके, वेलकम आप सभी का। और देखिए, आज अपना जो क्लास है उसमें अपन बात करने वाले हैं कि पेडिग्री में, जैसे कि ना, एक तो अपन ने पहले लास्ट क्लासेज में देखे तो वाइल्ड लिंक को हमने समझा था। उसके बाद में जो ऑटोजोमल्स हैं, है ना, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आई होप कि, है ना, जो लास्ट क्लासेस का कंटेंट है वो आप लोगों ने ना कवर कर लिया होगा, है ना। और वैसे ये है कि जैसे पेडिग्री, है ना, अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन होता ही है। और जब अपन ऑटोसोम के बारे में पढ़ रहे थे तो एक चीज़ ये भी निकल के आई थी कि जो आपके क्वेश्चंस होंगे, है ना, उन क्वेश्चंस में मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिसेसिव पैटर्न को लेके होते हैं। देखो, क्योंकि जब आप लोग तैयारी करते हो तो हालांकि कंटेंट तो आपको सभी, जितना भी है सभी पढ़ना होता है। बट ये होता है ना कि भाई ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो जो कैरियर की कॉन्सेप्ट होती है वो रिसेसिव के केस में ही होती है। डोमिनेंट के केस में, है ना, कोई कैरियर नहीं हो सकता। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट जुड़ जाता है। तो उसके कारण से क्या है कि जैसे ऑटोसोमल रिसेसिव हो, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ऐसे आप एक्स लिंक की बात करोगे तो वहाँ भी आपको रिसेसिव है वो ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, मतलब आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आज जैसे अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं कि एक्स लिंक्ड, है ना। तो सबसे पहले तो अपन जैसे डोमिनेंट रिसेसिव को समझेंगे, उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि एक्स लिंक जो है उसमें आपको क्या अप्लाई करना होता है। देखो, जितने भी आपके पेडिग्री के क्वेश्चंस होते हैं वो ना ह्यूमन जेनेटिक्स को लेके होते हैं ना। क्योंकि पेडिग्री, है ना, शॉर्ट फैमिली जो डाटा होता है उसको असेंबल करके, है ना, एक प्रॉपर जेनेटिक्स की प्रॉब्लम जो होती है उसको सॉल्व करने के लिए पेडिग्री का इस्तेमाल होता है। और जो भी हमारे, है ना, ह्यूमंस के अंदर जो डिजीज है ना, मेनली पेडिग्री का जो यूज है वो उनके लिए ही होता है कि प्रोबेबिलिटी वगैरह क्या है, जो प्रडिक्शंस होती हैं, है ना, उनके लिए पेडिग्री इस्तेमाल होता है। देखो, जब आप एक्स लिंक के लिए जाओगे, राइट, तो ऑटोसोम वाले सेक्शन से एक्स लिंक्ड वाला डिफरेंट इसलिए है क्योंकि एक्स को लेके क्या होता है कि मेल और जो फीमेल होते हैं वो वेरी करते हैं। यानी कि ह्यूमंस में अगर हम मेल की बात करेंगे तो मेल के पास क्या होता है कि ओनली वन एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अगर हम फीमेल्स की साइड से जाएंगे तो वहाँ पे टू एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मतलब कि क्योंकि हमारे जो डिजीज वाले जीन हैं, है ना, उनके जो एलील्स हैं ना, वो सब क्रोमोसोम से कनेक्टेड मैटर होता है। तो मेल्स को क्या होगा कि यहाँ पे वन एक्स क्रोमोसोम है तो उसका जेनेटिक्स अलग हो जाता है। फीमेल्स में जैसे दो एक्स क्रोमोसोम है, तो जब आप ना एग्जाम के लिए तैयारी करते हो या क्वेश्चन के ऊपर अपना दिमाग लगाते हो तो आपको ध्यान ये देना होता है कि फीमेल वाला जो पार्ट है ना, दो एक्स क्रोमोसोम होने पे इसका जो आपका माइंड में जो चलता है ना कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच कैसे लगाते हो, वो क्या होगा कि लाइक जैसे आप बात करें कि ऑटोसोम की तरह होता है। क्योंकि ऑटोसोम के मामले में क्या होता है कि हम जैसे दो क्रोमोसोम लेके चीज़ों को सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आप फीमेल्स का जो केस है एक्स लिंक्ड का ना, तो उसमें क्योंकि फीमेल्स है टू एक्स क्रोमोसोम, तो अपन दो एक्स क्रोमोसोम का जो अपना ऑटोसोम का जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे एक तरीका होता है काम करने का, तो वो तरीका आप यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम इस चीज़ की आती है कि जो एक्स क्रोमोसोम्स है ना और ऑटोसोम्स का जो अगली पीढ़ी में ट्रांसमिशन है वो थोड़ा सा आपको इसमें अप्लाई करना पड़ता है ना। कि जैसे ट्रांसमिशन की बात आती है, ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट जनरेशन,
यानी कि प्रोजेनी में जब आप एक्स क्रोमोसोम को ट्रांसमिट करते हो और एक ऑटोसोम को ट्रांसमिट करते हो तो कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। ऑटोसोम्स में तो हम क्या करते हैं कि कोई भी पेरेंट किसी भी क्रोमोसोम को किसी भी प्रोजेनी मेंबर में दे सकता है, प्रोबेबिलिटी वहाँ पे है ना इक्वल होती है कि वो किसी अगर फीमेल में कोई ऑटोसोम आपने लिया है तो उसका ऑटोसोम उसके है ना सन में भी जा सकता है, उसकी डॉटर में भी जा सकता है। ऐसे अगर हम बात करेंगे कि एक्स क्रोमोसोम की अगर हम बात करेंगे तो एक्स क्रोमोसोम का जो ट्रांसमिशन है कि कोई भी फीमेल अपना एक्स क्रोमोसोम किस किस को ट्रांसमिट कर सकती है। तो यहाँ पे देखो आपको बिल्कुल से क्लियर हो जानी चाहिए ये चीज़ कि फीमेल यानी कि मदर जो होती है, मदर से जो एक्स क्रोमोसोम है वो है ना दोनों सेक्स वाले बच्चों में जाता है, यानी कि वो अपना जो है ना इसको बॉय की बजाय अपन सन लिख देते हैं कि सन में भी ट्रांसफर कर सकती है और डॉटर में भी ट्रांसफर कर सकती है। तो इक्वल टेंडेंसी है ना, प्रोबेबिलिटी इज सिमिलर, सेम प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5 ईच। ओके, तो ऑटोसोम के बिल्कुल जैसा हो जाएगा मैटर, क्योंकि फीमेल्स में दो ही एक्स क्रोमोसोम्स हैं, दो ही ऑटोसोम्स को लेकर अपन कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। ऑटोसोम किसी भी बच्चे में जा सकते हैं, वो मेल में भी जा सकते हैं, फीमेल में भी जा सकते हैं। तो ऐसे ही फीमेल का जो एक्स क्रोमोसोम है वो किसी भी है ना सेक्स वाले बच्चे में जा सकता है। देखो यहाँ पे मैं जो आपको ये बोल रहा हूँ कि जा सकता है, इसका मतलब है कि डिजीज वाली एलील लेके जाना, यानी कि डिफेक्टिव एलील की बात हो रही है। डिफेक्टिव एलील यानी कि जो एक्स क्रोमोसोम अपन लेते हैं, जैसे मान लो आप एक्स क्रोमोसोम दिखाते हैं उसके ऊपर एक छोटा सा डॉट लगा दीजिए, कुछ भी आप कोई डिजीज है तो उसका कोई सिंबल कर दीजिए, तो दैट इज द डिफेक्टिव एलील। तो इट मीन्स एक्स क्रोमोसोम को अगर आप फीमेल या मदर की साइड से पेडिग्री में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑटोसोम जैसा फीलिंग आएगा, है ना। ये जो हमने बात की इसका मतलब ये है कि ऑटोसोम का जेनेटिक्स और एक्स करैक्टर्स आपने जो लिए हैं उनका अगर आप फीमेल साइड से पेडिग्री में कुछ भी अप्लाई करोगे तो वो लगभग सेम जैसा दिखेगा, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम मेल की बातें करें कि एक्स क्रोमोसोम को लेके मेल्स का मैटर क्या रहेगा, तो देखो मेल का मतलब ये हो गया कि फादर है ना। तो ह्यूमन जेनेटिक्स जो कि आप यहाँ पे अप्लाई करें तो उसमें क्या है कि फादर या मेल हैज ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, वन एक्स क्रोमोसोम ओनली। अब इसका जो जेनेटिक्स है, इसका जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ही स्पेशल होता है। उसमें आपको हमेशा ही ध्यान देना है कि फादर कैन transmit its X chromosome to his daughters only, यानी कि कोई भी फादर अपना एक्स क्रोमोसोम अपनी जितनी भी पुत्रियां होती है ना, डॉटर्स का मतलब ऑल डॉटर्स को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन जो है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक्स क्रोमोसोम दोनों सेक्स वाले जो पेरेंट्स हैं उनसे अलग अलग प्रकार से ट्रांसमिट होते हैं। अगर आप फीमेल्स की साइड में जाएंगे तो वो चीज़ बिल्कुल ऑटोसोम जैसी दिखती है, लेकिन अगर आप मेल साइड से बात करेंगे तो वहाँ पे ये हो जाएगा कि वो केवल डॉटर्स में ट्रांसफर होता है, राइट। तो ये जो पैटर्न होता है ना कि जब भी आप पेडिग्री में अप्लाई करेंगे तो आधे क्या है वहाँ पे मेल होते हैं, आधे फीमेल होते हैं, है ना। क्यों भी जो भी आप फैमिली का डाटा यूज़ करेंगे तो उसमें पेरेंट्स के अंदर एक मेल एक फीमेल ऑर्गेनिज्म है, तो उनसे ट्रांसमिशन है वो दो प्रकार का है ना। फीमेल साइड से आपको कुछ भी नहीं सोचना होता है,
मेल साइड से आपको सोचना होता है। यानी कि ये एक वो कोर एलिमेंट है ना कि आप जो अप्लाई करेंगे दिमाग में जो चलेगा ना, उसकी मेन चीज़ है कि फादर से एक्स क्रोमोसोम केवल डॉटर में जाता है। देखो ये चीज़ मैं आपको इसलिए थोड़ा सा सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब आप पेडिग्री का क्वेश्चन करते हो, है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको पेडिग्री दिखाई जाती है और आप उसके ऊपर अपना दिमाग लगाते हो, ठीक है, उसके बारे में जो भी निष्कर्ष निकालने वो निकालते हो। तो हमें कोई चीज़ उस समय पे अप्लाई करनी पड़ती है और एक से ज़्यादा चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती हैं। तो हमारा पहले से माइंड ऐसा होना चाहिए कि हमें ये चीज़ ऐसे ही लगानी होती है ना, कि मैल की साइड में फादर से एक्स क्रोमोसोम है, वो केवल उसकी डॉटर्स में ही हम भेजेंगे। हाँ, अब फादर से, है ना, फादर के पास क्या होता है, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लीजिए कि फादर के पास ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम है और फादर का 1 एक्स जो भी एक्स क्रोमोसोम है वो उसकी सभी बेटियों में जाएगा और 100% जाएगा, है ना। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी इज 100%, प्रोबेबिलिटी इज 1। आप इस चीज को समझ रहे हैं ना कि फादर में एक ही एक्स क्रोमोसोम है अगर वो डिफेक्टिव है, क्योंकि हम पेडिग्री में डिफेक्टिव के हिसाब से समझते हैं। ये भी आप ध्यान देना कि पेडिग्री में पूरा कॉन्सेप्ट समझने का मतलब ही ये होता है कि खराब चीज़ या डिफेक्टिव एलील या डिजीज वाली एलील कहाँ से कहाँ जा रही है ना, ये अप्लाई करना पड़ता है। हेल्दी का तो कोई इश्यू ही नहीं होता वहाँ पे, डिजीज के एंगल से सारा निष्कर्ष निकालना होता है। तो हमने देखो यहाँ पे एक चीज़ ये फाइंड आउट कर ली कि फादर में जो भी है वो उसकी सभी बेटियों में मिलेगा। आपको ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया आप लोग? यस सर। है ना, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होती है ना, देखो वहाँ अगर आप फीमेल साइड में थे तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ये आएगा कि उसके सभी, है ना, उसके बेटे भी आ जाएंगे और उसकी डॉटर्स भी आ जाएंगे। तो वहाँ सभी में जाता है, राइट। लेकिन सभी में जाने का मतलब ये नहीं है कि एक बार में दोनों में नहीं जा सकता, क्योंकि एक बार में या तो उसके बेटा ही है या उसके बेटी ही है। तो इसलिए आप प्रोबेबिलिटी को क्या कर देते हो, 0.5 कर देते हो। दोबारा से इस चीज को क्लियर करो कि फादर में एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वो जैसा भी है, मतलब वो सही है तो उसके अकॉर्डिंग आप सोच लीजिए और डिफेक्टिव है तो उसके अकॉर्डिंग सोच लीजिए, वो उसकी सभी बेटियों में जाएगा। यानी कि एक्स लिंक कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का फादर और उसकी बेटियों से कनेक्शन है, फादर का उसके सन से कोई कनेक्शन नहीं है ना। कोई एक्स लिंक डिजीज चाहे वो कैसी भी हो, डोमिनेंट हो, रिसेसिव हो, वो कोई मैटर नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि फादर्स डिजीज उसका कोई कनेक्शन नहीं है, नो कनेक्शन विथ हिज सन्स, क्योंकि फादर का एक्स क्रोमोसोम कभी उसके बेटों में जाता ही नहीं है। तो फादर का जो एक्स वाला पैटर्न है उसको आप क्या अप्लाई करेंगे, बेटियां सारी उससे कनेक्टेड हैं, बेटा कोई भी कनेक्टेड नहीं है ना। तो एक्स लिंक मैटर के अंदर फादर से जो ट्रांसमिशन है वो केवल एक सेक्स को होता है, 1 सेक्स ओनली, और वो कौन है, फीमेल सेक्स। कि फादर का एक्स क्रोमोसोम जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो केवल फीमेल सेक्स वाली जो उसकी बेटियां हैं उनमें जाता है, दूसरे सेक्स के अंदर उसका ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। तो आपको बेटों की तरफ देखना ही नहीं है, या बेटों के अंदर वो करैक्टर है वो आपको मिलना भी नहीं है, राइट। अगर आप मदर की साइड से बात करते हैं ना, फीमेल साइड से बात करते हैं, तो फीमेल्स में क्या है कि जैसे आपके पास ट्रांसमिशन है वो दोनों सेक्सेस में हो सकता है, प्रोबेबिलिटी आपने बताई कि 0.5 पे, ठीक है। इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट इसमें और ऐड हो जाती है, वो कॉन्सेप्ट ये और होती है कि फीमेल के पास एक नहीं 2 एक्स क्रोमोसोम है,
2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब 2 एक्स क्रोमोसोम होने पे क्या हो सकता है, क्या क्या संभावना हो सकती है कि बोथ एक्स क्रोमोसोम्स दे आर नॉर्मल। दूसरी हो सकती है कि बोथ एक्स क्रोमोसोम्स आर डिफेक्टिव। तीसरी हो सकती है कि 1 क्रोमोसोम इज डिफेक्टिव, है ना। मैल की साइड में ये तीसरा जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं हो सकता कि 2 में से एक एक्स क्रोमोसोम सही है, एक डिफेक्टिव है, ये मेल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है वो कैरियर की होती है। कैरियर की होती है जब अगर आप रिसेसिव डिजीज ले रहे होते हैं तो, वरना तो क्या होता है कि डोमिनेंट में तो कोई कैरियर हो ही नहीं सकता। तो जहां भी कैरियर वर्ड आता है कंपल्सरी होता है कि वो प्रॉब्लम है, वो रिसेसिव नेचर की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो फीमेल साइड में हम क्या देख सकते हैं कि दोनों एक्स उसके सही हैं, तो इसका मतलब वो डिजीज है ना फीमेल से जा ही नहीं सकती, वो डिजीज मेल से ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि जैसे मान लीजिए कि किसी पेडिग्री के अंदर फीमेल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है या कंफर्म हो गया कि उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम हैं वो सही है, राइट। तो अब नेक्स्ट प्रोजेनी में जो डिजीज है वो मतलब पेरेंट्स में देखेंगे तो ओनली फादर है ना, वही ट्रांसमिट कर रहा है। एक सेकंड में एक क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि फिर आप उसको अच्छी तरीके से उस पर काम कीजिए। ठीक है, देखिए आप एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपको लिख दिया है कि इन ए पेडिग्री मदर हैज बीन कन्फर्म्ड एज नॉर्मल, है ना। कि वो आपको एक क्वेश्चन क्या है कि एक्स लिंक के अकॉर्डिंग करना है। मैं साइड में लिख देता हूँ कि आप इसको एक्स लिंक के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, कि इन ए पेडिग्री मदर आपने कंफर्म कर लिया कि वो नॉर्मल है। ठीक है, और फिर पता लगा कि उसके जो सन है ना, हर सन्स आर डिजीज्ड, तो उसके जो बेटे हैं उनको डिजीज है। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी की संभावना क्या है कि उसके जो ग्रैंड सन है ना, उसके जो पोते हैं उनके डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। तो आप एक बार के लिए इस पे काम कीजिए, सोचिए। मैं आपको यहाँ पे पेडिग्री भी बना देता हूँ ताकि आप उस पर भी काम करने लग जाएं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। थोड़ा सा आप इस पे अप्लाई कीजिए और फिर है ना आप बताने की कोशिश कीजिए। एक तो क्वेश्चन के हिसाब से बताने की कोशिश कीजिए और दूसरा पेडिग्री को देख के बताने की कोशिश कीजिए कि पेडिग्री में और क्या है। रिसेसिव लगता है सर, एक्स रिसेसिव। कि जैसे अपन ने यहाँ पे 2 चीजें ले ली हैं, है ना। एक तो अपन ने क्वेश्चन ले लिया और एक जैसे क्वेश्चन में जो था उसको हमने पेडिग्री में दिखा दिया, है ना, कि मदर है वो नॉर्मल है और उसके बेटों को हमने डिजीज दिखा दिया। ओके, ठीक है, और मदर को तो हमने नॉर्मल दिखाया, देखो, है ना। क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है कि आपको पूरा जो है कि क्या क्या अप्लाई करें वो सब देखो, आप समझो कि मदर के बारे में तो बताया हुआ है कि वो आप डिजीज नहीं देंगे, लेकिन उसके हस्बैंड यानी कि फादर के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ, राइट। ठीक है, फिर अगला ये कह रहा है कि है ना नेक्स्ट जनरेशन यानी कि ग्रैंड सन में होके सॉरी डॉटर्स में नहीं होगी। हाँ कोई बात नहीं, मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ, आप उस हिसाब से जो भी चीज़ें हैं उनको अपडेट कर लेना। ग्रैंड सन्स में पूछ रहा है ना, बताया नहीं है, ग्रैंड सन्स में पूछ रहा है, वो जानना चाहता है। जैसे ग्रैंड सन्स को हमने येलो से कर दिया ना, आप देख सकते हो उसको। तो ग्रैंड सन्स का तो अपन को पता है नहीं, वो तो बताना है कि होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि आपको पेडिग्री में है ना
सेकंड जनरेशन, यहाँ इतना डाटा आपको दिया हुआ है और इसमें से भी क्या है कि फादर का डाटा नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब अगर आप इस पार्ट को देखते हो तो उसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर बेटों को डिजीज है, राइट, और फादर के बारे में पता नहीं है, ठीक है, और अगली पीढ़ी में जो मेल्स हैं उनके बारे में भी पता नहीं है, ओके, तो इतने से पार्ट को देख के हम ये कह सकते हैं कि ये डिजीज एक्स लिंक्ड हो सकती है। पॉसिबल है, पॉसिबल है नहीं? ठीक है, अगर है ना, क्योंकि अगर आप इस फादर को जो नंबर 1 पे है उसको आप पे डिजीज दिखाना पड़ेगा वाई लिंक लेने पे। वाई लिंक लेने पे मदर नॉर्मल ही होगी, है ना, और उसके दोनों बेटे डिजीज ही होंगे। अगर वाई लिंक आपने ले लिया है तो जो ग्रांड सन है, ग्रांड सन भी क्या होंगे, 100% डिजीज होंगे। क्लियर? ठीक है, इसके बाद में ऑटोसोम वाले पे चलिए कि कोई ऑटोसोम डोमिनेंट डिजीज अगर ये होती और अगर बेटों में ये डिजीज है और मदर में अगर नहीं है तो डिजीज के जो 1 या 2 एलील आप लेना चाहें वो फादर में होंगे, कंपल्सरी है ना। फादर में क्या है, एलील प्रेजेंट होगी, यानी कि फादर को डिजीज होगी। अभी हो सकता है कि उसमें दोनों कॉपी खराब हो सकती हैं या एक कॉपी खराब, यानी कि उसका जीनोटाइप आप कैपिटल ए स्मॉल ए भी ले सकते हो और स्मॉल स्मॉल भी ले सकते हो। यहाँ तक बात समझ गए आप? ऑटोसोमल डोमिनेंट लेने पे जो मदर है वो आपने जैसी ले रखी है वैसे ही होगी, है ना, उसको आप कैरियर जैसा नहीं ले सकते क्योंकि डोमिनेंट में कोई कैरियर नहीं होता, राइट। अब अगर आप पेडिग्री में 3rd जनरेशन को और जोड़ना चाहें और ऑटोसोम का मैटर हो तो जो इनके सेकंड बेटे की जो शादी हुई है कि ये जो हमने ब्लू कलर से स्काई ब्लू से हाईलाइट कर दिया, ये फैमिली में बाहर का मेंबर है, आउटसाइडर है। तो हमने स्टार्टिंग से आपको यही बात की है कि आउटसाइडर को हम नॉर्मल लेते हैं, उसमें कोई डिफेक्टिव एलील हम नहीं लेंगे जब तक हमें बहुत ज़्यादा आंसर तक जाने के लिए उसकी कंपलसरी वो हो ना, तब तक अपन नहीं लेंगे। कंपलसरी होने पे ही लेंगे कि क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो सकता, तब अपन सोचते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो अभी देखो आपने इसको नॉर्मल लिया है, ये नॉर्मल है, ये भी कंफर्म हो गया कि फादर के अंदर 1 हो या 2 हो, ठीक है। फादर से, है ना, फादर का जीनोटाइप साइड में मैं लिख देता हूँ कि फादर का जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म है, इस पेडिग्री को देख के कंफर्म है कि जो पहला बेटा है उसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए ही है और इसका भी कैपिटल ए स्मॉल ए ही है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि इनकी जो मदर है वो कंफर्म है कि कैपिटल ए है। ओके, इट इज क्लियर? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात आ गई कि जो अपन नेक्स्ट 3rd जनरेशन में चाह रहे हैं, है ना, उनको डिजीज होगी या नहीं होगी वो हम चाह रहे हैं। तो उनको डिजीज होने का मतलब ये कि आपको केवल इतना पार्ट देखना है, राइट। उससे पहले का पार्ट अपन नहीं देख सकते क्योंकि पहला जो सन है उसका डाटा ही नहीं है हमारे पास, सेकंड सन का डाटा है, उसकी जो वाइफ है वो आउटसाइडर है, उसको अपन नॉर्मल लेने वाले, यानी कि डिजीज के नाम पे केवल एक स्मॉल ए सेकंड सन में है। और ऑटोसोम होने पे क्या संभावना है कि ऑटोसोम होने पे संभावना है कि उसका कोई सा भी बेटा हो उसमें ये जा भी सकता है और ना भी जाए, यानी कि यहाँ पे आप स्मॉल ए लाना चाहते हैं तो क्या आ सकता है? यस, आ सकता है ना। कोई भी फादर अपने सन को अपना ऑटोसोम दे सकता है ना। यहाँ पे बेटी होती तो भी यही होता है, सेम फॉर डॉटर, सेम फॉर डॉटर। तो जो चीज आप ऑटोसोम के लिए, है ना, फादर से बेटे पे लगाना चाहते हो वो चीज हूबहू बेटी पे भी लगती है ना। ऑटोसोम के मामले में ऐसा है ना, अपन सन और डॉटर का डिफरेंशिएशन नहीं करते।
अब देखो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है कि इस फादर के पास एक ही स्मॉल ए है और वो उसके बेटे में जा सकता है और ना भी जाए, और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5। तो अगर आपका ऑटोसोमल मैटर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट मैटर है, तो हमारी कंडीशन क्या हो सकती है, 0.5 संभावना है कि उसमें संभावना ये है कि वो 50% प्रोबेबिलिटी है कि उसका पहला बेटा, और सेम प्रोबेबिलिटी दूसरे बेटे की भी है, सेम प्रोबेबिलिटी उसकी बेटी होती तो उसकी भी है, यानी कि उसके हर बच्चे की यही प्रोबेबिलिटी है ना, फॉर ईच प्रोजेनी मेंबर, सबके लिए सेम होगी वो, है ना, उसमें मेल फीमेल का कोई वो नहीं होगा। तो ये तो बात हो गई कि अगर आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट मैटर आप लें, वाई लिंक्ड हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद में हम ले सकते हैं कि ऑटोसोमल अगर रिसेसिव होता है ना, ऑटोसोमल अगर रिसेसिव होता तो उस वाली कंडीशन में हमारा जो डाटा है वो कैसे चेंज होता है कि हमें यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, है ना, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये है कि जैसे आपने जो जीनोटाइप इनके बच्चों के दिखाए वो होंगे स्मॉल है दोनों ही बच्चों के। क्लियर है ये बात? इससे आप ये भी समझते हैं कि आपको पेडिग्री में जो काम स्टार्ट करना होता है वो कहाँ से करोगे, है ना, कौन सी जगह से आपको इशारा मिल रहा है कि यहाँ डाटा पूरा दिया होगा। तो जो डिजीज है वो डाटा पूरा है। अगर आप रिसेसिव लेना चाहते हैं तो स्मॉल ही होगा ना, और अगर डिजीज दिखाई हुई है तो स्मॉल है। और अब देखो इसमें क्या हो सकता है, अब इसमें ये हो सकता है कि उसका जो फादर है ना, उसके फादर को बिना डिजीज भी चल सकता है। वो कैसा हो सकता है, वो कैपिटल स्मॉल हो सकता है, और उसकी मदर है वो भी कैसे हो सकती है, कैपिटल स्मॉल है, वो नॉर्मल ही दिखेगी, राइट। ऑटोसोम को लेके दोनों कैरियर हो सकते हैं, उसमें सेक्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज क्लियर, राइट। अब देखो यहाँ पे आप इसकी मदर को स्मॉल ए नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो नॉर्मल दिखाई हुई है, तो ये पॉसिबिलिटी उसकी 0 है, ये नहीं हो सकता। उसके बेटों को ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है तो उसको कैरियर होना ही पड़ेगा। सेम चीज है कि उसका जो फादर है उसके पास 2 प्रोबेबिलिटीज हैं कि वो स्मॉल ए भी हो सकता है और वो कैपिटल स्मॉल ए भी हो सकता है। अगर आप स्मॉल दिखाओगे तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, आपको भरना पड़ेगा ऐसे, राइट। तो डाटा जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग फादर के बारे में कुछ बताया हुआ नहीं है, और पेडिग्री में अगर आपको खाली दिख रहा है तो आपका राइट क्या है, कैपिटल स्मॉल है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ तक भी क्लियर हो गया? ओके, अब आप अगली पीढ़ी पे जाके चेक कर सकते हैं कि जो डिजीज है वो यहाँ पे आ गई, है ना। सेकंड सन क्या है, स्मॉल है। आउटसाइडर कैसा है, कैपिटल है। तो उसके किसी भी बेटे को या किसी भी बेटी को, है ना, डिजीज नहीं हो सकती। डिजीज की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। प्रोबेबिलिटी 0 होगी। हाँ, कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 100%। कैरियर की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि इसके अंदर दोनों स्मॉल ए हैं, इसमें दोनों कैपिटल ए हैं, तो हर एक बच्चे का जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए ही होगा। तो डिजीज किसी भी बच्चे को नहीं हो सकती, कैरियर हर बच्चा होगा। ऑल विल बी कैरियर एंड नो वन विल बी डिजीज। तो ये डाटा आएगा आपका ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए। इसके बाद में अपन नेक्स्ट देख सकते हैं कि अगर ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है ना, अगर आप इसको एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के हिसाब से देखना चाहें तो वही बात है कि आप सन को देखिए और इसके जो सन है उनको डिजीज हो रखी है ना। यहाँ आप सेकंड जनरेशन का डाटा नहीं, ये वाला इस डाटा को आप चेक कीजिए, तो ये सन है, दोनों ही सन है, इनको डिजीज हो रखी है। और एक्स लिंक बोलते क्या है कि उनमें एक एक्स है एक वाई है, और इनको डिजीज हो रखी है, तो डेफिनेटली क्या है, डेफिनेटली इनका जो एक्स क्रोमोसोम है वो खराब है, दोनों का ही खराब है, राइट।
है ना, दोनों सन के साथ सेम चीज अप्लाई होगी। तो इनके दोनों बेटों के अंदर एक एक अक्षर वही खराब है। ओके, तो फिर इनका जो एक्स क्रोमोसोम है वो कहाँ से आना चाहिए? बेटों का एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आना चाहिए? वो आना चाहिए मदर से। यानी कि मदर का जीनोटाइप कैसा होना चाहिए? कम से कम एक एक्स तो उसका खराब होना ही चाहिए। आप ये बात समझ रहे हो? अगर आप ऐसा करेंगे तो उनकी मदर को क्या होना पड़ेगा? डोमिनेंट लगा रहे हो ना, तो उसको डिजीज होना पड़ेगा। और डिजीज आपको यहाँ पे दिखाई भी नहीं है क्योंकि मदर को कैसा बताया हुआ? नॉर्मल। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट तो ये नहीं हो सकता, ये पैटर्न पॉसिबल नहीं है। राइट? हाँ, अगर इनकी मदर डिजीज्ड होती है ना, तो फिर आप अगली पीढ़ी में जाके देखते कि इनके बेटे को अगर डिजीज हो रखी है तो बेटे का एक्स क्रोमोसोम है वो डॉटर्स में जाता है ना। यहाँ से आप आगे लेके जाते तो क्या कहते कि ऑल डॉटर विल बी अफेक्टेड, क्योंकि फादर का एक्स सभी बेटियों में जाएगा और डोमिनेंट है तो एक एक्स पर्याप्त है, तो ऑल बेटियां कैसी होंगी? डिजीज होती। लेकिन ये एक्स लिंक का पेडिग्री है ही नहीं, एक्स डोमिनेंट का पेडिग्री नहीं है। ऑल क्लियर? बात समझ गए ना आप लोग? ठीक है ना। इसके बाद में हम आगे जाके जो लास्ट वन पैटर्न है कि ये एक्स रिसेसिव हो सकता है क्या, उसके बारे में चेक करते हैं कि ये एक्स रिसेसिव पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। देखो, जब आप एक्स रिसेसिव की बात करोगे तो जो सन का कंडीशन है वो तो यही है ना। रिसेसिव बोलो या डोमिनेंट बोलो, एक्स के मामले में सन के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम आप दे सकते हो और डिजीज आपने ऑलरेडी दिखा रखी है, तो एक्स क्रोमोसोम को अपन डिफेक्टिव ही दिखाएंगे। तो दोनों सन का जीनोटाइप जो अपन एक राउंड सर्किल में ले लिया वही है। ओके, अब एक बार के लिए जैसे इनके पेरेंट्स को चेक करके आए, तो वही बात है कि आप रिसेसिव ले रहे हैं तो उसकी मदर से ये आया होगा। मदर डिजीज नहीं है तो मदर का जो जीनोटाइप आप देखेंगे, जैसे दोनों एक्स क्रोमोसोम दिखा दीजिए, ठीक है। और मदर का जो जीनोटाइप है वो एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव वाला तो हो सकता है, दोनों एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है ये नहीं हो सकता, क्योंकि मदर नॉर्मल है। रिसेसिव में 2 एक्स होने पे डिजीज आती है, तो मदर का केवल एक एक्स क्रोमोसोम खराब है और ये कंफर्म है कि वो मदर ऐसी है। फादर जो है, फादर का डाटा हमें काम में भी नहीं लेना पहली बार, क्योंकि फादर का एक्स क्रोमोसोम उसके बेटों में नहीं आता, फादर के बारे में कुछ बताया हुआ भी नहीं है। फादर अगर डिजीज है या उसको नहीं है, उससे थर्ड जनरेशन पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। राइट? तो अगर हम इस पेडिग्री को एक्स रिसेसिव के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मदर का जीनोटाइप हमें एक एक्स नॉर्मल और एक एक्स डिफेक्टिव लेना पड़ेगा, तब हम उसके बेटों के अंदर एक एक्स डिफेक्टिव दिखा सकते हैं। अब उसके बेटों में अगर आपने एक्स डिफेक्टिव दिखा दिया है और थर्ड जनरेशन की बात आप कर रहे हैं, ग्रैंड सन्स की आप बात कर रहे हैं, तो फादर का जो एक्स क्रोमोसोम है वो उसके बेटों में कभी भी नहीं जाता। हाँ, उसकी ऑल जो डॉटर्स हैं, ऑल डॉटर्स विल बी कैरियर, है ना। आपका आंसर क्या आएगा? ऑल डॉटर्स विल बी कैरियर, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। डॉटर्स कैरियर होंगी 100% और जो सन है वो नॉर्मल होंगे 100%। तो आप कंफर्म कह सकते हैं कि इसके सभी बेटे नॉर्मल होंगे, क्योंकि उनके अंदर जो एक्स क्रोमोसोम जाएगा वो आउटसाइडर जो फीमेल यहाँ पे फैमिली में ऐड हुई है उसका एक्स क्रोमोसोम जाएगा, वो आपको नॉर्मल लेना है। तो एक्स रिसेसिव ये पॉसिबल है, उसके आउटकम आप बता सकते हो, प्रोडक्ट बता सकते हो। एक्स डोमिनेंट ये पॉसिबल नहीं है, वाई लिंक्ड ये पॉसिबल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव ये सारी चीज़ें आप, यानी कि होता क्या है कि जैसे पेडिग्री में एक इक्वेशन आपके पास होता है,
तो उस क्वेश्चन जैसे मान लो कि अभी तो अपन टॉपिक पढ़ रहे थे एक्स लिंक, तो आप ज़्यादातर दिमाग को एक्स लिंक के हिसाब से लगा सकते हैं, या टॉपिक चल रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। लेकिन एग्जाम में तो क्वेश्चन वो कुछ भी आ सकता है, और कुछ भी क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर पैटर्न जो है वो आपको पांचों पैटर्न्स में से चेकआउट करना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। तो पेडिग्री को भी देखना होता है, क्वेश्चन के लैंग्वेज में जो लिखा है उसको भी अप्लाई करना पड़ता है, और पांचों में से कौन से पॉसिबल है वो भी देखना पड़ता है। अब मान लो कि वहाँ पे ऑप्शन ही केवल ऑटोसोम और एक्स का है, तो फिर वाई को आपको नहीं देखना होता है। ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या है कि जैसे पेडिग्री ऐसे तो पैटर्न तो कुछ होता नहीं है कि भाई एग्जाम के अंदर इस सेक्शन से इतने ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब पेडिग्री क्या है कि जैसे पेडिग्री एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब हर स्टैंडर्ड के सिलेबस में होता है ना, 12th से लेके चालू हो जाता है, और आपका जो असिस्टेंट वाला है वहाँ भी है, आपके नेट है वहाँ भी है, तो हर लेवल के एग्जाम में पेडिग्री होती है। पेडिग्री का कनेक्शन है वो ह्यूमन डिजीज से होता है, तो ज़्यादा संभावना होती है कि कोई ह्यूमन डिजीज को देख के क्वेश्चन पूछा जाए। अब मैटर ये है कि जैसे अभी जैसे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, तो उसमें क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लो कि आपका एक पेपर है, उसमें आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन सफिशिएंट होता है, तो छोटे छोटे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो फिर संभावना होती है कि जैसे कुछ क्वेश्चन तो सुपरफिशियल होते हैं, और कुछ क्वेश्चन हैं उनमें थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ सकता है। जैसे मान लो क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन तो ये छोटा सा ही था, इसकी पेडिग्री भी बहुत छोटी सी है। हाँ, बट अपन ये है कि जैसे अपना लेवल जो है, अगर हमने बहुत सही लेवल तक अपनी तैयारी कर रखी है, तो चाहे कुछ भी पूछे, यानी कि आप जब बहुत डीपली चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं, तो फिर अपना जो ना सिंपल बातें आती हैं, सुपरफिशियल बातें आती हैं, वो सही हो जाती हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ये ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो ये हो जाती है कि जैसे ठीक है, आपके पास एक सफिशिएंट टाइम भी है, आपके पास एक सिलेबस भी है, सिलेबस को आप उसमें अपडेट भी कर लोगे ना, कुछ चीज़ें और भी आपको ज़रूरत होती है ना, सिलेबस में लिखा हुआ उससे भी ज़्यादा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ता है, ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगे ना, टाइम वाइज आप कर लेंगे, कंटेंट भी आप पूरा कर लेंगे, उसके बाद में पेपर पे आती है बात। ठीक है, तो पेपर्स आपके सब्जेक्ट वाइज 2 पेपर्स हो जाते हैं। अब पेपर में क्या होता है, जैसे पेपर सभी बच्चे देंगे, सभी स्टूडेंट देंगे, चाहे उसने तैयारी कम की है, तैयारी ज़्यादा की है, उसे कोई मैटर नहीं है, पेपर्स में स्टूडेंट्स जाएंगे, पेपर अटैम्प्ट करेंगे, तो पेपर्स को वो अटैम्प्ट करते हैं। अब देखो ये होता है कि अगर आपने मतलब बहुत सीरियसली, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, आपने कोर्स ज्वाइन किया है, आपने बुक्स अरेंज किए हैं, आप डेली टाइम दे रहे हो, आपकी बाकी चीज़ें उनको भी आप मैनेज कर रहे हैं, कि यू आर सीरियस। अब सीरियस होने पे क्या होता है कि एक ये हो जाता है कि जैसे आपका कोई क्वेश्चन है वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ, क्वेश्चन तो रॉन्ग सभी के होते हैं, चाहे वो कितना भी पढ़ के जाए, कोई भी स्टूडेंट, सपोज कितनी भी डीप उसने तैयारी कर ली होगी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि 100% सारे क्वेश्चन सही तो कोई नहीं करके आता, तो क्वेश्चन रॉन्ग तो होंगे, यस क्वेश्चन गलत तो होंगे, लेकिन बात यह आती है कि आप कौन सा क्वेश्चन गलत कर रहे हो। क्या आप ऐसा क्वेश्चन गलत कर रहे हो जो सभी गलत कर रहे हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जिस क्वेश्चन के अंदर जितने भी दिमाग लगाए सबका गलत ही आंसर आया, तो वो आपका भी गलत आता है, तो उससे नुकसान केवल ये है कि अगर आप वो नहीं करते तो कम से कम नेगेटिव मार्किंग से बच जाते हैं, है ना, उसका केवल इतना ही फायदा होता है। दूसरी साइड में क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो इजी होते हैं, है ना, डेफिनेटली क्वेश्चन है वो बहुत सारे क्वेश्चन इजी ही होते हैं, लेकिन अगर आप कोई इजी क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करके आ जाते हो, इजी क्वेश्चन रॉन्ग करने का मतलब बोलने का मेरा मतलब ये है कि ऐसा क्वेश्चन जिसको बाकी स्टूडेंट सही कर रहे हैं लेकिन आप गलत कर रहे हो, वो आपके लिए बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, राइट। दूसरी साइड में क्या है कि और जितने भी आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ एग्ज़ाम के अंदर, उसमें से मान के चलिए कि मतलब ऐसा है कि जैसे मेरे अकॉर्डिंग शायद ये 25-30% बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब सच में वो मतलब लीडिंग होते हैं, वो टॉप
टॉप के ऊपर वही है टॉपर्स, मतलब जिनकी तैयारी, जिनका लेवल, जिनके एफर्ट है ना, वो बेस्ट चीज़ है। बाकी हर कोई तो ऊपर नहीं आ सकता, ये तो कन्फर्म है। तो उनके बीच में है ना, आप कोई जानबूझ के गलत करके आ जाते हो तो वो बहुत महंगा पड़ता है। क्योंकि देखो ये वन टाइम है ना, वन टाइम सिचुएशन है कि आपने एक बार पेपर मिलेगा, आपको एक बार ही करना है। अब उसमें हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी गलती से उसमें नहीं होता है तो बहुत बुरी बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि आपने पेडिग्री ही पढ़ी सपोज, तो पेडिग्री के पिछले पेपर्स के ओवर PYQs हैं वो आप देख लीजिए, उनको चेक कर लो, हम भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप उनको कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए उनको, ठीक है। आप सॉल्व करने से क्या हो गया कि आपको पता लग गया कि भाई पेडिग्री में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इनके ये आंसर निकलते हैं, सही बात ये थी, गलत बात ये थी, कौन सा ऑप्शन कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, वो आप उससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं पेडिग्री के क्वेश्चन को समझ सकता हूँ, पेडिग्री के क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो अब आपके आगे भी पेडिग्री का हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मे भी क्वेश्चन है वो कुछ चेंज आ गया, अलग आ गया, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया क्वेश्चन में, कुछ और नई बात घुमा के डाल दी, तो हो सकता है आपने सही। देखो PYQ तो सारे ही करेंगे आप लोग, सारे स्टूडेंट्स हम PYQ सब निकाल देंगे, PYQs के वीडियोस वगैरह भी यूट्यूब वगैरह पे आपको अलग अलग जगह से मिल जाएंगे, सभी कुछ हो जाता है ना। बट इसका मतलब भी ये नहीं है कि भी हमारा अगला क्वेश्चन सही हो जाएगा। मीन्स ओल है ना, जितना भी आपका पीछे का सब है वो आपने ले लिया, टॉपिक भी आपने पढ़ लिया, बुक्स भी आपने पढ़ ली, क्लासेस भी आपने कवर कर ली, डाउट्स भी आपने क्लियर कर लिए, उसके बाद में भी कोई क्वेश्चन हो आपको दोबारा प्रॉब्लम दे सकता है। तो वहाँ क्या काम आता है कि आपका डीप नॉलेज काम आता है। डीप नॉलेज बोलने का सिंपल सा मीनिंग इतना ही है कि जितना दिमाग औरों का चलता है उससे ज़्यादा अगर आपका चलता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जो आपको आता है वो मान के चलिए कि औरों को भी आता है। हाँ, जो औरों को नहीं आता आपको आता है, इसका मतलब आप सिलेक्शन की तरफ जा रहे हो। तो बेसिक जो है, क्योंकि देखो ओनली जैसे आप नंबर ऑफ पोस्टेज की बात करेंगे तो मतलब है ना, थोड़ी सी पोस्टें हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, प्रयास बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे इतना टाइम पड़ा है तो आपको डीप पे काम करना चाहिए, यानी कि आपको खुद से इतना लगना चाहिए कि मैं है ना कैसा भी क्वेश्चन है, यानी कि एनी क्वेश्चन, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाना चाहिए कि किसी और स्टूडेंट का गलत हो सकता है लेकिन मेरा तो कम से कम गलत नहीं होगा। एक तो होता है कि गलत नहीं होगा, एक होता है कि मुझे कम से कम इतना पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरे को छोड़ना है। देखो ये चीज़ भी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपने ये एहसास आपको नहीं हो रहा, आप क्वेश्चन को सही करने के बजाय गलत करके आ रहे हो और बाकी लोग उसको छोड़ के आ रहे हैं, तो फिर भी आप नुकसान में जा रहे हो। तो हर क्वेश्चन करना भी नहीं होता है, हाँ हर क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं होता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है कि आप मतलब कितने गहन अध्ययन के बाद एग्जाम में बैठ रहे हो उसका मैटर होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे जो भी आपकी क्लासेज है ना हो रही हैं, जो भी आपने कंटेंट तैयार किया है उसको आपको मतलब और भी हाई लेवल या वहाँ तक ले जाना है, तो उसमें आपको बुक्स भी काम में लेनी है ना। आपको बुक्स जो है, जो रिकमेंड बुक्स कर रखी है वो बुक्स काम में लेनी है, PYQs हैं वो काम में लेने हैं, प्रैक्टिस है वो करनी है। देखो इसमें जो चीज़ आपको अगेन एक ध्यान देने वाली बात है कि जैसे बुक्स, मान लो कि आपके पास जो भी सिलेक्टेड बुक्स हैं वही रहनी है, बुक्स में कोई है ना आप चाहें तो कोई बुक ऐड कर लो, वो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। PYQs जो पिछले पेपर्स में आ रखे हैं वही हैं, ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है, इनमें आपको कुछ नहीं करना, ये तो है बस। बुक्स जो आपको पढ़नी है वो पढ़नी है बस, है ना। बात सिर्फ आती है प्रैक्टिस की। अब प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप ऐसी चीज़ को हाथ में ले रहे हो जो आपके आगे क्वेश्चंस को सही करा दे, राइट। एक तो ऑलरेडी आपने बुक्स अच्छी पढ़ी हैं, आपने क्वेश्चन सारे सॉल्व करके देखे हैं, समझने की कोशिश की है। अब आप प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हो? अगर आप प्रैक्टिस बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस की कर रहे हो जिससे सारे लोग करते हैं
तो फिर आपको इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आपके प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन है उनका स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड का मतलब ये भी नहीं है कि बहुत डीप क्वेश्चन हो, बहुत टिपिकल क्वेश्चन हो, मतलब आपकी एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन होने चाहिए, ना कि आपके एग्जाम से नीचे के लेवल के, ना आपके एग्जाम से ऊपर के लेवल के। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे CSIR का लेवल है वो ज़्यादा है, वो सही नहीं है आपके लिए। हाँ, उसके कुछ क्वेश्चन बी पार्ट के, मैं आपको यहाँ पे फिर बता देता हूँ कि CSIR के पिछले पेपर्स के जो बी पार्ट के क्वेश्चन हैं वो आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, उनमें छोटे क्वेश्चन जो है वो आपको कर लेने चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन जो बहुत लो लेवल के क्वेश्चन है, अपन मार्केट में कुछ भी जाकर देखेंगे, चलो ठीक है, अपन ने सोच लिया कि अपन 2000 क्वेश्चन की कोई बुक आ रही है और 2000 क्वेश्चन की बुक है तो 2000 क्वेश्चन निकाल के देख लेते हैं। मान लो कि आपने 2000 क्वेश्चन को निकालने के लिए जितना टाइम दिया उससे आपको फ़ायदा हो रहा है 10% का, आपको टाइम लग रहा है डबल, तो वो गलत होता है। मीन्स सर आप एबीपी कौन सी सही रहेगी? क्या बोल रहे हो? इसके लिए जो भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें जेनेटिक्स कौन सी बुक सही रहेगी क्वेश्चन के लिए? देखो, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जैसे जेनेटिक्स की जो बुक्स आप लेंगे ना, जैसे जेनेटिक्स की बुक्स के लिए आप अगर आप नेट के हिसाब से बुक्स लेंगे तो उनका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। वो बुक बहुत बहुत भारी बुक्स है। सिंपली सिंपली आप BSc की बुक्स ले लीजिए। हाँ, सिंपली, क्वेश्चन सॉल्व हाँ, सिंपल BSc की बुक्स आप ले लीजिए, BSc की बुक्स वो पर्याप्त है ना। BSc की बुक्स से आप कवर कर सकते हो। हाँ, क्लासेज में इतना कुछ हो जाएगा कि उसमें आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। एक तो और तरीके से, क्वेश्चन हाँ, ट्यूशन तो हम आपको कराएंगे कराएंगे भाई, ये तो हमारा वो पार्ट है, मेन पार्ट है कि ट्यूशन तो हम खुद आपको देंगे और फिर आपको एज ए टेस्ट उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो वो तो है ही ना, उसके बिना तो अपन ये थर्ड फेज पूरी नहीं कर सकते। तो जैसे सर ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वगैरह में आए हुए ये जेनेटिक्स के क्वेश्चंस ये हाँ, भी यूजफुल रहेंगे इसके लिए? बिल्कुल कर सकते हो। फर्स्ट ग्रेड वाले आप देख सकते हो, सेकंड ग्रेड वाले नहीं, आपको थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए। मान लो कि कोई पूछ रहा है कि हीमोफीलिया इज ए, अब उसको आपका लेवल नहीं है वो कि हीमोफीलिया में से कौन सा वो है, वो नहीं है आपका मतलब। जैसे ये यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है इसमें सारे आप बेसिक्स मतलब उसमें बेसिक्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो, तो वहाँ पे मैं आपको यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे मार्केट में मान लो आप चले गए बुक डिपो पे, तो वहाँ मान लो कि आपको 10 ऐसी चीज़ें मिल गई जिनमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अब बात ये आती है कि आप उन क्वेश्चंस को कर लोगे, ठीक है। मैं भी पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चा जब क्वेश्चन सॉल्व करता है किसी भी मार्केट के बुक से, तो वो क्या करता है, जैसे ही क्वेश्चन में अटकेगा तो वो क्या करता है, उसकी की देखता है, राइट। अब मोस्टली जगह पे क्या है कि उनकी की जो है उनके अंदर भी क्या है, गलती है। मतलब आप सोच के देखो कि आपने कोई क्वेश्चन है वो सीखा, करके देखा, सीखा नहीं आया तो की से मिलान करके देखा, फिर पता लगता है कि आपने जो सीखा वो गलत है या बुक में जो की में था वो गलत है, तो ये भी बुक्स की प्रॉब्लम है। चाहे आप BSc की बुक्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें भी आपको ऐसी गलती मिल जाएगी, या कोई आप सॉल्व क्वेश्चंस का ले रहे हो उसमें भी मिल जाएगी, या अलग से कोई प्रैक्टिस का सेट ले रहे हो उसमें भी मिल जाएगी। ये है, वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो एटलीस्ट ये होता है कि जहाँ पे आपको डाउट लगता है तो यू आस्क योर टीचर, यानी कि खुद कंफर्म नहीं कर पा रहे हो तो अपने टीचर की हेल्प ले लीजिए, उनको बता दीजिए, आप क्वेश्चन को हमें शेयर कर दीजिए, राइट। और ज़्यादा जो मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं या बहुत ना सिंपल लेवल के क्वेश्चंस हैं जो केवल संख्या के रूप में लगते हैं, भी इतने सारे क्वेश्चंस हैं, वो काम के नहीं है। एक लेवल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। देखो, लास्ट बार भी हमने टेस्ट सीरीज में यही चीज़ मेंटेन की थी कि अच्छे क्वेश्चंस होने चाहिए। यानी कि अच्छे क्वेश्चन का मतलब होता है कि जैसे सारे जो क्वेश्चन मैंने बना के दिए थे वो सब न्यू क्वेश्चन थे। न्यू क्वेश्चन का मतलब होता है कि पहली बार वो क्वेश्चन किसी बच्चे के पास या किसी स्टूडेंट के पास गया, वो बुक्स में नहीं है, पर एटलीस्ट हमने ध्यान रखा कि वो एग्ज़ाम के लेवल को टच करे। तो है ना, अच्छा कुछ कंटेंट है वो आप यूज़ कर सकते हो। ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी जगह पे नहीं जाना है ना। ज़रूरत से ज़्यादा क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट पढ़ना भी है। जो क्लास में हो रहा है, यानी कि आपको टीचर्स क्लास में जो करा रहे हैं वो आपको ज़रूर से आना चाहिए, और उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो आपके सही होने चाहिए।
और आपको टेस्ट में परफॉर्मेंस आपके बढ़ते बढ़ते ऐसे बढ़ानी है, उसका प्रयास होना चाहिए। तो साइड बाय आप कुछ यूज़ करते हैं तो एक बार अपने टीचर्स को आप बताएंगे ज़रूर कि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक नहीं ठीक है, ये ज़रूरी होता है देखो। जैसे मैंने जैसे जीसीए में कोचिंग करी है नीट की, तो उनकी क्वेश्चंस ठीक है। देखो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे आप क्वेश्चन से यूज़ कर लीजिए, कहीं से प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन उसमें आपको खुद का विवेक लगाना होगा कि मतलब कितना करूँ उससे भी, या कौन से, जैसे मान लो कि एक टॉपिक पे आपके पास 50 क्वेश्चन है, अब 50 में से आपको क्या सारे 50 करके देखने हैं, करने को तो आप कर दोगे सपोज, लेकिन उसमें आपके एग्जाम के लेवल से जो काम के क्वेश्चन है वो तो 4 क्वेश्चन है सपोज, तो वो आपको थोड़ा सा लगना चाहिए कि भाई ये 4 क्वेश्चन मेरे काम के हैं, ये मुझे यहाँ से ज़रूर सीख लेने से। अब ऐसे मान लो कि अपन 4 क्वेश्चन के लिए 50-50 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे तो कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे अपन को, और फिर ये आती है कि कहीं उनकी की में कोई दिक्कत है तो फिर अपन दिक्कत में आ जाएंगे, है ना। और एक ये भी होता है कि जैसे अपन जो तैयारी करके जा रहे हैं वो उस बात सही है कि वो बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ एक या दो क्वेश्चन में क्या होता है कि जो आरपीसी है वो अपने आंसर की को महत्व देती है, वो उसको सही मानती है, तो कई बार दिक्कत ऐसी भी आती है। बट ये कि आप अच्छा और जो सही है बस उतना ही पढ़ें, और एटलीस्ट ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो क्लास में जो टीचिंग आपकी चल रही है उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं तो वो बहुत गलत बात है। बाहर के क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तो वो इतनी गलत बात नहीं है, ठीक है, समझ पाए आप मेरी बात को, है ना। बाकी हम धीरे लोग, धीरे हाँ बाकी, करें। हाँ बाकी क्या है कि भी बहुत अपने पास है, कंटिन्यूसली अपन इन चीज़ों को इम्प्रूव करते करते सब क्लियर हो जाएगा, अपने पास सब चीज़ें आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बट ये कि क्लास में जो है ना, एक्चुअल में क्या हो जाए, मान लो कि आपको कुछ भी टीच कराया जा रहा है, क्लास में पढ़ाया जा रहा है, तो वो मोर देन, है ना, मोर देन बुक्स, मोर देन क्वेश्चंस, है ना, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है, या खुद का जो कॉन्सेप्ट है टीचर का वो ऐड हो जाता है, या उसका जो परसेप्शन है कि भाई क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है वो ऐड हो जाता है। अब जैसे मान लो कि आज की अपनी सारी क्लास थी, वो क्लास जैसे मान लो कि हमने एक पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन बनाया, तो ये क्वेश्चन किसी बुक में थोड़ी ना, ये नहीं है कहीं बुक में आप ढूंढोगे सेम क्वेश्चन नहीं है, कहीं नहीं है, लेकिन हमने इस क्वेश्चन के ऊपर कितना काम किया, हमने इस क्वेश्चन को पूरा डिसेक्ट किया, इसको हर एंगल से समझा, तो उससे क्या हो गया, उससे क्या है कि आपके माइंड में जो टॉपिक है उसको लेके जितने भी एंगल्स थे कि क्या होने पे क्या करें, कैसा होने पे क्या अप्लाई होता है, वो आपने सीखा। तो ये बड़ी चीज़ होती है कि जब आप टॉपिक को कंप्लीट ऐसे डाइजेस्ट के मोड में आ जाते हो कि ठीक है पूरा क्लियर हो गया, तो फिर कोई नई चीज़ भी पूछते हैं तो उसमें बाकी जो स्टूडेंट जिन्होंने ऐसा लेवल मेंटेन नहीं किया उससे आप आगे रहेंगे, है ना। और हमारा देखो थोड़ा सा अभी ये बात जैसे ऐसे अब जो होगा तो होगा ही कि जैसे मान लो कि आप जैसे बच्चे अच्छे पढ़ के अगर सारे क्वेश्चन या ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आएंगे तो ओबियसली जो कट ऑफ है वो भी ठीक ही जाएंगे, बढ़ेंगे बढ़ेंगे। भाई जब ज़्यादा बच्चे अगर मेहनत करके ज़्यादा सही क्वेश्चन करेंगे तो कट ऑफ ऊपर ही जाएगी, तो वो फ़र्क तो पड़ेगा, उसमें कोई क्या कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई किसी भी एक्स कैंडिडेट को अगर सिलेक्शन कराना तो वो भी उनकी तरह बढ़िया पढ़ो, राइट।